स्वागत है आपका इग्नो BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिस पर आधारित प्रश्न 9 जुलाई 2022 में पूछा गया था, 9 दिसंबर 2021 में। अगर दिसंबर और जुलाई 2021 और जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर हम देखें तो एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। इस आधार पे अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, अलग से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक पर अब तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। टॉपिक आपका है व्यक्तिगत भिन्नताएं, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका। जो लोगों में जो भिन्नताएं नजर आती है उसके लिए आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की क्या भूमिका है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो में इसका अध्ययन करते हैं। जब हम आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका की बात करते हैं, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, और इसमें जो आनुवंशिक कारण है चाहे पर्यावरणीय कारण है, सबका योगदान होता है। और उनका योगदान इस प्रकार से होता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक तरह के नहीं होते। तो आइए अब हम इसे आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका को अलग अलग और विस्तार से पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता की बात करें तो चलिए आनुवंशिकता टॉपिक को लेते हैं। जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि गर्भधारण के समय जब निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण का काम शुरू होता है, तभी से एक नए प्राणी का विकास होने लगता है। इसी को अगर हम विस्तार से जाने तो जो यह आनुवंशिकता विकास गति है, इसके अध्ययन के लिए जो विकासात्मक या अनुवंशिकतावादी लोग जो होते हैं, यह जानने में ज्यादा रुचि लेते हैं कि जिन किस प्रकार मानव विशेषताओं का संप्रेषण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी की विशेषताओं को भेजता है। एक ही परिवार के लोगों के जिन प्रायः खास तरह के ही क्यों होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन अनुवांशिकतावादी लोग यह जानने में रुचि लेते हैं। जिन रसायन के बने होते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड यानी DNA कहा जाता है। DNA अणु के दो किनारे होते हैं, दोनों चीनी और फॉस्फेट से युक्त होते हैं। दोनों किनारे एक दूसरे से लिपटे रहते हैं और मिलकर सर्पिल सीढ़ियों का ढांचा बनाते हैं। ढांचे की सीढ़ियां दोनों किनारों को मिलाती है, उन्हें अमीन कहा जाता है। ये अमीन की संरचनाएं जिनमें जीन के कोड होते हैं और कोशिका के जीवन को यह जो है सो नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो मानव शरीर की हर कोशिका से 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 23 मां के अंडे से और 23 पिता के शुक्राणु से आते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़े मनुष्य के लक्षण या विशेषताओं का निर्माण करते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम के रूप में जानते हैं। गुणसूत्रों का अंतिम जो कहलाता है, और यह व्यक्ति की जो है लैंगिकता का निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही हम देखें जो कुछ, अगर हम जिन की बात करें तो कुछ अप्रभावी जिन अनेक प्रकार के जिन आधारित विकारों को प्रेषण करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं, जैसे सिकिल सेल एनीमिया तथा टे सक्स रोग। और प्रायः जिन संबंधी विकार गुणसूत्रों की असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए तो जैसे अतिरिक्त गुणसूत्र के 21वें जोड़े में उपस्थिति के कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है, तथा एक अतिरिक्त लैंगिक गुणसूत्र 23वें जोड़े उपस्थित हो तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अगर हम आनुवंशिक वंशागति की बात करें तो इस प्रकार से ये व्यक्ति के विकास में और उसके जो गुण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हम देखें और इन्हीं से सभी कारणों से सभी व्यक्ति में हमें भिन्नताएं नजर आती है। इसके अलावा देखिए तो इन भिन्नताओं पर पर्यावरण की भूमिका भी काफी अहम प्रभाव डालती है। इसी क्रम में अगर हम
पर्यावरण कारणों की भूमिका तो दशकों तक जो है मनोविज्ञान की व्यक्तिपरक भिन्नताओं को महत्व देने वाले विज्ञान के रूप में जाना गया है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए पर्यावरण के साथ जूझना पड़ता है, भले ही वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ। यानी कि मनुष्य जो है अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसे समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता रखनी होती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं को तभी वह पूरा कर सकता है जब वो दूसरों पर निर्भर हो, और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके साथ ही हम देखें, चाहे इसके लिए वह व्यक्ति इसके अलावा अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें, अगर हम समझें, तो यहाँ हम कर्ट लेविन है इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं ताकि इसे हम और अच्छे से समझ सकें। जो कर्ट लेविन, जो कि जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ने एक सिद्धांत को जन्म दिया जो यह बताता है कि मनुष्य एक खास समय अवधि में किए गए कार्यों के कारण समाज में अपना स्थान बनाता है। इसके साथ ही वयस्क मनुष्य का व्यवहार उसी क्षेत्र के अनुसार होता है जिस क्षेत्र में उसने अधिक समय दिया है। जब वह नए क्षेत्र के संपर्क में आता है तो उसके लिए वह एक अपरिचित क्षेत्र होता है, इसलिए वह यकायक यह नहीं तय कर पाता कि किस तरह का व्यवहार करे। इस प्रकार विभिन्न आयु अवधियों के बीच विकास में होने वाला जो संक्रमण है, यह द्वंद्व के रूप में पैदा होता रहता है। इसके साथ ही हम देखें तो दुर्गानंद सिन्हा का जो परिस्थितिकी प्रतिमान है, दुर्गानंद सिन्हा का जो परिस्थितिकी प्रतिमान जो है, जो कि 1977 भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास की व्याख्या करता है। वह पर्यावरणीय प्रभावों को दो परतों के रूप में देखता है। पहला ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत, दूसरा प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर ले। दुर्गानंद सिन्हा का जो परिस्थितिकी प्रतिमान, जो कि भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास की व्याख्या करता है, वह पर्यावरणीय प्रभावों को दो परतों के रूप में देखता है। पहला ऊपरी और अधिक स्पष्ट परत, दूसरा प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। जब हम ऊपर और अस्पष्ट दृश्य परत की बात करते हैं, ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत की बात करते हैं, तो इसमें हमें कई घटक देखने को मिलते हैं, जिसमें परिवार हो गया, इसके अलावा साथी हो गए जो बच्चों के साथ में रहते हैं, जो साथी बनते हैं, दोस्त बनते हैं, वो साथी, और शिक्षक। इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के, या कह सकते हैं कि व्यक्तियों के अलग अलग होने या भिन्नता में भूमिका निभाने में इन सभी का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए दुर्गानंद सिन्हा का परिस्थितिकी प्रतिमान, जो कि भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास की व्याख्या करता है, उसे देखते हैं। तो पहला हम ऊपर और स्पष्ट दृश्य परत को पढ़ेंगे। इसमें परिवार एक मुख्य घटक है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो घर में जो बच्चे होते हैं उनके विकास को केवल माता पिता ही नहीं प्रभावित करते। अगर हम भारतीय समाज को देखें तो बच्चे ज्यादातर दादा, नाना, नानी आदि के संरक्षण में ही रहते हैं और उनके दिए गए व्यवहारों को वह सीखता है। और भारतीय परिवार की जो परंपरा है उसमें हम देखें तो छोटे बच्चे अक्सर दादा दादी और नाना नानी के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और उनके द्वारा ही सिखाया गया व्यवहार वे सीखते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो बच्चों का जो आरंभिक विकास घर के वातावरण में होता है, जो बच्चों के पालन पोषण में सहयोगी और सुरक्षित तथा प्रेरक होता है। आरंभिक जीवन काल में विकास के लिए यह जरूरी भी है। घरेलू वातावरण के परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्मित होता है, जिसमें बच्चों का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव ग्रहण करता है। जैसे हम देखें तो अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी खिलौने किताब में रुचि लेने लगते हैं। इसके साथ ही हम देखें
वे कहानियां तथा कलाकृतियां बनाने जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वह काफी सहयोगी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसके अलावा हम देखें तो घरेलू वातावरण बच्चे को सुरक्षा का भी निरंतर एहसास कराता रहता है, जिसकी वजह से विकास प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका होती है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, इसी को विस्तार रूप से देखें, तो संयुक्त परिवार प्रणाली बच्चे जो संयुक्त परिवार होते हैं, ऐसे परिवार बच्चे की सुरक्षा और देखभाल में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। वहीं कामकाजी माता पिता को घर पर बच्चे को देखभाल के लिए आया रखना पड़ता है। वहीं निम्न और मध्यम आयु वर्ग के जो माता पिता होते हैं, बच्चे की देखभाल के लिए किसी को नहीं रख पाते, वे संस्थानों का या फिर आया का खर्च नहीं उठा पाते, तो क्या होता है, बच्चे को घर पे अकेला छोड़ते हैं। ऐसे में क्या होता है, बड़ा बच्चा जो होता है वह छोटे बच्चे की जिम्मेदारी की भूमिका निभाता है। वहीं हम देखें तो घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्या होता है, बच्चे एक प्रकार से असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं, उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, या फिर गलत लोगों के हाथों उनका शोषण भी हो सकता है। यह परिवार के रूप में हमने कुछ कारण है जो व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो पारिवारिक घटक जो व्यक्ति के विकास पर या विकास के निर्माण में जो प्रभाव डालते हैं, उसे हमने पढ़ा। अब चलिए देखते हैं कि साथी के रूप में किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट हम साथी के रूप में देखेंगे, जो कि आपका पर्यावरणीय कारणों की जो भूमिका है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही देखें तो साथी के रूप में अगर 3 वर्ष से कम की आयु के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना आरंभ कर सकते हैं, परंतु इस व्यवहार की जो अवधि होती है वह लंबी नहीं होती। वहीं बाल्य अवस्था के मध्य काल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की संपर्क में आने वाली प्रवृत्ति की गुणवत्ता में और संपर्क अवधि में भी वृद्धि को समझने लगता है। वहीं देखें तो 4 या 5 वर्षों की आयु में गहरी दोस्ती का एहसास होने लगता है। वे दोस्त बनाने लगते हैं। जिन बच्चों को कोई बच्चा अपना गहरा दोस्त बनाता है, उनके साथ विद्यालय में वे ज्यादा समय व्यतीत करता है। वहीं हम देखिए तो बाल्य अवस्था के मध्यकाल में बच्चे 2 या 3 के समूह में दोस्त बना लेते हैं, जिनका आधार रुचि इच्छा का एक जैसा होना होता है। ये समूह एक ही लिंग के बच्चों का होता है, यानी कि लड़का है तो लड़कों के बीच ही 2-3 बच्चे मिलके अपना एक समूह बनाएंगे, दोस्तों का समूह बनाते हैं, यानी कि लिंग बच्चों का एक ही होता है। इसके साथ ही हम देखें स्वीकृति और अस्वीकृति का जो सिलसिला प्रारंभिक और मध्य बाल्य अवस्था में शुरू होता है, वह प्रौढ़ अवस्था तक प्रभावित करता रहता है और प्रौढ़ अवस्था के संबंधों के लिए जमीन तैयार करता है। वहीं अन्य कारकों के रूप में शिक्षक भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट हम शिक्षक के रूप में देखते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से शुरू होती है, जो बच्चों की माता पिता पर से निर्भरता समाप्त करती है तथा शिक्षकों एवं साथी छात्रों के संपर्क से सीखने की क्षमता को बढ़ाती है या प्रदान करती है। संज्ञानात्मक क्षमताएं बच्चों में सोचने व समझने की प्रभावी योग्यताओं का विकास करती है, जिनके द्वारा वे अपने अध्ययन के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक तथा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा हम देखें तो आज के समय में बच्चों के ऊपर या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर उनके हाव भाव, उनके विचार को जो प्रभावित करने वाली जो भूमिका है, उसके रूप में हम इंटरनेट के इस्तेमाल को भी संदर्भित कर सकते हैं। तो चौथे पॉइंट के रूप में हम इंटरनेट का इस्तेमाल को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, लॉकडाउन के समय
लॉकडाउन के समय स्थिति कुछ ऐसी बनी जिस कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वह ऑनलाइन कर दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, स्कूल नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति में क्या थी, बच्चों की निर्भरता डिजिटल तकनीकों पर ज्यादा हो गई। उनकी निर्भरता डिजिटल तकनीकों पर अत्यधिक हो गई, और वे जो साथी संगत थे उनमें उनके व्यवहार में जो सीधा संपर्क था, इस तरह के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। वहीं देखें तो भारत में जो अत्यधिक संख्या है वे वैसे बच्चों की है जो गांव में निवास करते हैं। ऑनलाइन की सुविधा जो है सो अमीर या कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को इन डिजिटल तकनीकों का लाभ मिल सका। जो ग्रामीण या फिर गरीब बच्चे थे उन्हें इस तरह के तकनीक को वे नहीं अपना सके। इस तरह क्या हुआ कि जो सीखने के लिए जो ऑनलाइन तकनीक से जो बच्चे कुछ सीख सकते बच्चे थे वे तो सीख गए, पर जो ग्रामीण इलाके के बच्चे थे या फिर ऐसे गरीब जो इस नई तकनीक को खरीद नहीं सकते थे, जैसे मोबाइल नहीं खरीद सकते थे, नेट का कनेक्शन नहीं ले सकते थे, जो ये सब नहीं कर पाए, वे क्या हुआ, कुछ नया सीखने से वंचित रह गए। तो हम देखें तो उन बच्चों की तुलना में वे पिछड़ से गए, और यह जो है विभाजन बच्चों के बीच जो है यह विभाजन का एक कारण बनता हुआ दिखा। यह भी कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा ही। इसके साथ ही हम देखें तो इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चों की निजता भी प्रभावित हुई है। ऑनलाइन संबंध जो होते हैं, ऑनलाइन संबंधों की जो विश्वसनीयता होती है वह क्या होती है, वह काफी संदिग्ध होती है। बच्चों में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता लाने के लिए साथ साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटक है कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से हमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच में भिन्नताएं नजर आती हैं। इस प्रकार से आनुवंशिकता तथा पर्यावरण जो है उनकी व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करती है। इस प्रकार से हमने आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका को पढ़ा और समझा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपको यह निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए इसे अवश्य देख लें। साथ ही आप BPCS 184 और महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनका वीडियो बना चुका हूं, अपलोड कर दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहां वीडियो देख के अपनी तैयारी आप और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।